नमस्ते दोस्तों। दुनिया भर के विद्वान लोगों ने बड़े सोच समझ के हमारे देश को त्योहारों का देश कहा है, क्योंकि हमारे देश में लगभग हर महीने कोई ना कोई बड़ा त्योहार आता ही है और हमारे पूर्वजों ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से इन त्योहारों को मनाने की विधियां बनाई हैं और देश के समझदार लोग आज भी पुरखों के उन्हीं तरीकों के हिसाब से त्योहारों को मनाते हैं। जैसे अभी हमारे देश में इन दिनों धनतेरस, दीपावली और छठ के त्योहार का महीना चल रहा है, तो सब लोग अपने लोकल रिचुअल्स के हिसाब से इन त्योहारों को तो मनाते ही हैं, लेकिन एक ग्लोबल टाइप का रिचुअल्स भी इन त्योहारों में मनाया जाता है। वो है बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदना। और सब लोग अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार बहुमूल्य वस्तुएं खरीदते भी हैं। लेकिन अगर मार्केट के डेटा की माने तो पूरे देश में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा इन त्योहारों में खरीदे जाने वाली चीज होती है चांदी और सोना, सिल्वर और गोल्ड। इसके दो कारण हैं। पहला तो लोग ऐसा मानते हैं कि धनतेरस और दिवाली के टाइम पर सोना चांदी खरीदना शुभ होता है, और दूसरा रीजन है कि ऐसा करके लोग अपने घर की अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के माध्यम से मजबूत बनाते हैं। लेकिन इन दिनों जैसा भाव सोने और चांदी का है, उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। सोने का भाव दिन प्रतिदिन कभी 1,20,000, कभी 1,25,000 और कभी 1,30,000 हो जा रहा है। अब ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि ये सोना आखिर इतना महंगा है क्यों? ये भी तो एक धातु है, फिर इसके रेट पल पल घटते और बढ़ते क्यों रहते हैं? आखिर कौन है जो तय करता है कि आज सोने का भाव क्या होगा? हमारी पूरी दुनिया में आखिर सोना है कितना, और सोना रखने वालों सोने का फ्यूचर क्या होगा? अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं ये वीडियो। हाँ दोस्तों, सोना या गोल्ड हजारों सालों से एक बहुमूल्य वस्तु माना जा रहा है। इसे दो तरीके से समझिए। अगर आप केवल लिखित इतिहास, विज्ञान और आधुनिक एविडेंस पर भरोसा करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब से सभ्यताओं का जन्म हुआ है, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो या चीन की सभ्यता हो, इनमें आपने पढ़ा ही है कि इनके बीच व्यापार वस्तुओं के विनिमय से होता था, और उन वस्तुओं में भी सबसे प्रमुख वस्तु हुआ करती थी गोल्ड। गोल्ड के बदले ही आप दूसरी वस्तुओं को खरीदते और बेचते थे। सभ्यताओं के बाद आए राजा महाराजा जो लगभग गोल्ड में ही ट्रेड किया करते थे, और राजाओं के बाद आई सरकारें जिनका आधार आज भी सोना है। अगर आप आरबीआई की बात करें, बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका के बैंक की बात करें, इन सभी बैंकों का आधार आज भी सोना ही है। इसके बाद अगर आप विज्ञान के साथ साथ माइथोलॉजी पर भी विश्वास करते हैं, मतलब धार्मिक कथाओं को भी मानते हैं, तो चाहे सतयुग ले लीजिए, चाहे द्वापर, चाहे त्रेता और चाहे कलयुग, इन सभी युगों में सोने का, स्वर्ण का, गोल्ड का जिक्र हुआ ही है। वैसे तो आपको पता ही है, फिर भी एक क्विक रिवीजन देख लीजिए। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी सोने का कलश और खूब सारी धन संपदा लेकर प्रकट हुई। इसके बाद त्रेता युग, जो भगवान श्री राम का युग माना जाता है, इसमें सोने की लंका को वैभव का, सोने के हिरण को समृद्धि का प्रतीक बता के सोने को प्रीसियस बताया गया। इसके बाद आया भगवान श्री कृष्ण का युग, द्वापर युग, जहां भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाते हुए कहा है, धातु नाम अस्मि कांचनम, मतलब सभी धातुओं में श्रेष्ठ है सोना। और अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग की शुरुआत ही माइथोलॉजी में बताया जाता है कि राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में कली के वास से होता है। और आज अगर देखें तो आज आप सोने का महत्व अपनी आंखों से लाइव देख पा रहे हैं। तो इस क्विक रिवीजन से हम ये तो समझ गए कि सोना आज से नहीं, बहुत लंबे समय से एक प्रीसियस मेटल है। शायद इसीलिए इसके भाव आसमान छूते जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की कि इस सोने का भाव आखिर तय कौन करता है? कैसे होता है सोने का रेट तय? तो दोस्तों, पूरी दुनिया में गोल्ड का भाव 6 कारकों के द्वारा तय किया जाता है, व्यक्तियों के द्वारा नहीं, 6 फैक्टर्स के थ्रू। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक एक करके समझिए। पहला फैक्टर है कि सोना आता कहां से है और कैसे आता है। तो आप सब जानते हैं कि सोना जमीन से खोद कर निकाला जाता है, और सब जगह तो निकलता नहीं है। दुनिया के कुछ खास चुनिंदा देश हैं, जैसे चाइना, रूस और ऑस्ट्रेलिया की कुछ जगहों पर सोने की खदानें हैं, जहां से कुल मिलाकर, मतलब पूरी दुनिया से कुल मिलाकर एक साल में 3500 टन सोना खोद कर निकाला जाता है। और इस सोने को खदानों से निकालने में लगते हैं ढेर सारे मजदूर। तो इन मजदूरों की मजदूरी सोने के भाव में जुड़ी होती है। दूसरा कारक होता है गोल्ड रिफाइनरी, मतलब खदानों से जो सोना निकलता है वो शुद्ध सोना नहीं होता है, इसलिए इस सोने को भेजा जाता है रिफाइनरी में, जहां सोना रिफाइन होके या तो बिस्किट या सिक्के के रूप में ढालकर भेज दिया जाता है ट्रेडिंग के लिए। जैसे लंदन का बुलियन मार्केट LBMA या न्यूयॉर्क का कॉमेक्स गोल्ड की ट्रेड को इनिशिएट करता है। तीसरा कारक होता है डिमांड। सोने की डिमांड कितनी है, इससे भी सोने का भाव
तय होता है। और ये डिमांड मुख्यतः होती है 3 जगह। पहला तो ज्वेलरी के रूप में, दूसरा इन्वेस्टमेंट के रूप में, और तीसरी जगह डिमांड है इंडस्ट्रीज में। कौन कौन सी इंडस्ट्री? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री मेनली, जैसे फोन, लैपटॉप, कैमरा और एरोस्पेस वाले सोने को इंडस्ट्रियल यूज के लिए खरीदते हैं। और दुनिया भर की फार्मा इंडस्ट्री भी गोल्ड को फार्मास्यूटिकल यूज के लिए खरीदती है। तो जैसे जैसे इन जगहों पर डिमांड बढ़ी, सोने के रेट भी बढ़ जाते हैं। चौथा फैक्टर होता है दुनिया का माहौल, कि दुनिया में माहौल कैसा चल रहा है। युद्ध तो नहीं चल रहा है, कोई महामारी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं फैली है। जैसे 2019-20 में कोरोना आया था तो सोने की खदानें बंद हो गई थी, वहां मजदूर नहीं पहुंच पा रहे थे, सोने का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए सोने के दामों में उछाल देखे गए थे। पांचवा फैक्टर है लोकल टच। आप किस देश में सोना खरीद या बेच रहे हैं, उस देश की जो माहौल है वो भी सोने को प्रभावित करते हैं। माहौल के साथ साथ उस देश की सरकार ने सोने पर कितना टैक्स लगाया है, कि उस देश की सरकार ने सोने पर कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, कितना टैक्स लगाया है, जीएसटी कितनी लगाई है, और मेकिंग चार्ज उस देश में क्या है। ये सारी चीजें सोने के भाव को प्रभावित करती हैं, तय करती हैं। तो आपने ये पांचों फैक्टर देखे। अब पूरी दुनिया के जो शेयर बाजार को मैनेज करने वाले लोग हैं वो इन पांचों फैक्टर पर कड़ी निगरानी रखते हैं, ठीक से विश्लेषण करते हैं, और फिर इन सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए तय किया जाता है सोने का भाव। उम्मीद है आपको कुछ कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि सोने का भाव कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता है, पूरे देश की, पूरी दुनिया की जो परिस्थितियां हैं वो तय करती हैं कि सोना किस दाम में बिकेगा। अब बात करते हैं कि हमारी दुनिया में आखिर सोना है कितना। तो दोस्तों, हर साल खोद कर 3500 टन सोना निकाला जाता है, और हमारे पास पहले से ही सोना ज्वेलरी, बार्स या कॉइन्स के फॉर्म में है। तो अगर आज हम 2025 की बात करें तो हमारी दुनिया का जो सोना है, अगर उसे हम एक क्यूब के, वर्ग के आकार में ढालें तो 22 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 22 मीटर ही ऊंचा एक क्यूब बन सकता है। केवल इतना ही सोना हमारे पास है। अगर आप इस क्यूब को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक लगभग 7 मंजिल की इमारत को देखिए, लगभग इतना ही सोना हमारी पूरी दुनिया में है। यही कारण है कि सोना बहुत महंगा है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं फ्यूचर ऑफ गोल्ड की। जो लोग सोना रखते हैं, क्या उन्हें घबराने की जरूरत है? तो अगर पूरे दुनिया के विद्वान अर्थशास्त्रियों की जनरल राय मैं आपको बताऊं तो सोना रखना एक आदर्श इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मतलब अगर आप सोना रख रहे हैं इस हिसाब से कि भविष्य में आपके लिए अच्छा होगा, मतलब अगर आप अपने पास सोना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रख रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। ये मेरी ही नहीं, दुनिया के विद्वान अर्थशास्त्रियों की, इकोनॉमिस्ट की जनरल राय है। उम्मीद है आपको सोने से जुड़े लगभग सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इन त्योहारों पर आप अपने जरूरत की, अपने हिसाब की बहुमूल्य वस्तुएं खरीदिए और त्योहारों को सेलिब्रेट करिए। लेकिन एक बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका चरित्र, आपका स्वभाव और आपसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आपको धनतेरस, दिवाली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।